नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। वैदिक कालीन धार्मिक पुरोहित तथा 16 महाजनपद का उदय और उसकी राजधानियाँ, ये दो विषय हैं और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बेस ऑफ कंपटीशन इसको ध्यान में रख करके ही बनाया गया है वीडियो। तो जो कंपटीशन में जिस प्रकार का आपके प्रश्न आते हैं या यूँ कहें कि क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है, मुख्य रूप से उसी को फोकस करके ये वीडियो बनाई गई है। जैसे वैदिक काल में, यानी कि जब वैदिक काल दो भागों में विभाजित हो गया है ना, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। तो दो भागों में विभाजित हो गया। तो जो धार्मिक पुरोहित हुआ करते थे उसमें जैसे जो ऋग्वैदिक काल था, तो ऋग्वैदिक काल में लगभग 7 प्रकार के पुरोहित होते थे, है ना। जो जैसे मंत्रों का उच्चारण करने वाला, है ना, प्रार्थना करने वाला, या मंत्रों का उच्चारण हो रहा है तो उसका निरीक्षण करने वाला। तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद में, यानी ऋग्वैदिक काल में 7 प्रकार के पुरोहित थे। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो लगभग 14 प्रकार के पुरोहित हो गए, यानी 7 प्रकार के थे तो 14 प्रकार के हो गए। यानी उत्तर वैदिक काल में 14 प्रकार के पुरोहित थे। लेकिन मुख्यतः पुरोहितों की जो संख्या थी वो 4 थी, है ना, जो मुख्य रूप से यज्ञ कार्य संपन्न कराते थे। तो यज्ञ कार्य को संपन्न कराने वाले 4 प्रकार के ही मुख्यतः पुरोहित का नाम आता है और जिससे बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है। पहला होता था, मुख्य जो 4 पुरोहित होते थे, पहले होते थे होता, जिसका नाम था होता जो था वो प्रथम पुरोहित होता था। दूसरा था उद्गाता, तीसरा था अधर्य, और चौथा था ब्रह्मा। तो 4 प्रकार के पुरोहित थे। तो होता जो पुरोहित था, इसका काम क्या था कि प्रार्थना करने वाला पुरोहित होता था, यानी कि जो प्रार्थना करता था उस पुरोहित को क्या कहते थे, होता कहते थे, है ना। या होत्री, कभी कहीं होत्री नाम से भी आता है ना, कि होत्री या होता कौन होता था, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद होता का काम था प्रार्थना करने वाला पुरोहित। दूसरा होता था उद्गाता, है ना। दूसरे प्रकार के जो पुरोहित होते थे उद्गाता, सामवेद का गायन करने वाला, है ना। प्रार्थना करने वाला जो होता था वो होत्री होता था, होता था। उद्गाता यानी कि गायन करने वाला, किसका गायन करने वाला, सामवेद का गायन करने वाला। तो जैसे देखिए उद्गाता, इसमें गा है, उद्गाता गायन, ठीक है ना। ऐसे समझ जाइएगा कि गाने की वो जो बात आती है तो वो उद्गाता ही करता है ना। तो सामवेद का गायन करने वाले को क्या कहा जाता था, उद्गाता। यानी उद्गाता क्या था, वो पुरोहित था। इस तरह से पूछता है बराबर कंपटीशन में कि सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित का नाम क्या था। यानी क्वेश्चन की जो प्रकृति है, जैसे पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित का नाम क्या था, तो क्या था, उद्गाता, ठीक है ना। अब अधर्यु कौन होता था, वो तीसरे प्रकार के पुरोहित हैं। तो अधर्यु का यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाला, यानी कि मंत्र का उच्चारण करने वाला कौन होता था, अधर्यु, यानी कि तीसरे प्रकार का ये पुरोहित होता था। देखिए विषय को ऐसे कैसे समझेंगे आप, तो हाँ बता दे रहा हूँ। चौथे प्रकार का जो पुरोहित था वो ब्रह्मा था। ये सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करने वाला पुरोहित था, यानी कि निरीक्षण करने वाला पुरोहित जो होता था वो ब्रह्मा होता था। तो इसमें देखिए अब ये क्रम से आपके पुरोहित हैं, होता, उद्गाता, अधर्यु और ब्रह्मा, है ना। तो इस तरह से दिया गया नाम है। अब आगे देखेंगे कि जैसे होता यानी प्रार्थना करने वाला, गायन करने वाला, मंत्रोच्चारण करने वाला और पर्यवेक्षण करने वाला, है ना। प्रार्थना, गायन, मंत्रोच्चारण और पर्यवेक्षण या निरीक्षण करने वाला। तो आप इसी तरह से अगर 4 बातें आप क्रम से जानेंगे और क्रम से इसको भी जानेंगे, प्रार्थना, गायन। तो प्रार्थना मतलब क्या, अरे प्रार्थना जो प्रेयर होती है
तो उसी करने वाला, जो प्रेयर करने वाला पुरोहित होता था। तो प्रार्थना, गायन, मंत्रोच्चारण और पर्यवेक्षण या निरीक्षण करने वाला पुरोहित, ये 4 प्रकार के पुरोहित हुआ करते थे। बराबर एक कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है ना। पूछता था कि जैसे पूछ देता उत्तर वैदिक काल में अधर्यु का कार्य क्या होता था, या अधर्यु कौन होता था, तो कौन होता था, यानी यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाला या मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्यु कहलाता था। या यूँ पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का निरीक्षण कौन करता था, तो कौन करता था, ब्रह्मा करता था, ठीक है ना। इस तरह से बराबर कंपटीशन में प्रश्न आते रहते हैं ना। बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है। इस तरह से हाँ, तो ये जो वैदिक काल के वैदिक कालीन धार्मिक पुरोहित थे, तो ये धार्मिक जो पुरोहित थे वो मुख्यतः 4 प्रकार थे, और इन्हीं 4 प्रकारों में से एक प्रश्न, 2 प्रश्न बराबर कंपटीशन में आते हैं। इसी तरह से आप पुरोहित का नाम जानेंगे और उसके कार्य जानेंगे, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं कि 16 महाजनपद है ना। तो जो 16 महाजनपद का उदय था, बहुत इंपॉर्टेंट है 16 महाजनपद, है ना। तो जो 16 महाजनपद का उदय था, ये मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानी है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानी है, और ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वाक़या है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व, ठीक है ना, गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व, या यूँ कहें कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत जो था वो कितने जनपदों में विभाजित था, 16 महाजनपदों में विभाजित था। ये कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की बात कह रहे हैं, या यूँ कहें लगभग 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या था, भारत जो था, भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में विभाजित था, ठीक है ना। तो इसकी सबसे पहले जो जानकारी मिलती है, यह बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में मिलती है। निकाय, अगुत्तर निकाय में मिलती है, यानी बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, इसकी जानकारी मिलती है, इससे जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी मिलती है जैन ग्रंथ से मिलती है, जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलती है ना, भागवती सूत्र से मिलती है, भागवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ भागवती सूत्र है, अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ हैं। तो अगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र यानी दोनों से ही जानकारी मिलती है कि भारतवर्ष जो है वो 16 महाजनपदों में विभाजित था। और जो 16 महाजनपदों में विभाजित था और उस प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी हुआ करती थी, इससे प्रश्न आता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र का, क्योंकि इससे पूछता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस बौद्ध ग्रंथ से मिला था। तो किस बौद्ध ग्रंथ से मिला था, अगुत्तर निकाय से मिला था। या यूँ पूछता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में दिया गया है, तो भागवती सूत्र में दिया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से स्रोत पूछ देता है कभी कभी कि किससे जानकारी मिलती है, या निम्नलिखित किस ग्रंथ से 16 महाजनपद के उदय की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से भी, यानी क्वेश्चन की प्रकृति किसी प्रकार की भी हो सकती है ना। हाँ, तो उसके बाद देखेंगे। हाँ, वो जो 16 जनपद विभाजित थे, तो 16 जनपद में मुख्य रूप से 2 गणराज्य थे और लगभग 14 जो थे वो राजतंत्र थे। ये भी जानना इम्पोर्टेंट होगा कि जो 16 महाजनपद थे उसमें 2 महाजनपद ऐसे थे जिसे गणतंत्र कहा जाता था, है ना, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहाँ थी। और 14 महाजनपद जो थे वहाँ पे राजतंत्र था, यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। समझ गए ना। तो 16 महाजनपदों में 2 गणतंत्र और 14 राजतंत्र थे। अब देखते हैं गणतंत्र कौन कौन थे। 2 थे। पहला था वज्जी, है ना। हाँ, वज्ज जो था वो गणतंत्र था। तो वज्ज की राजधानी कहाँ थी, विदेह एवं मिथिला, विदेह एवं मिथिला इसकी राजधानी थी। और बराबर ये भी कंपटीशन प्रश्न आता रहता है कि निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक था, इस तरह से प्रश्न पूछता है, बराबर प्रश्न आया है। तो हाँ, गणतंत्रात्मक था। तो वज्ज जो था वो गणतंत्रात्मक था। विदेह और मिथिला उसकी राजधानी थी, ठीक है ना। दूसरा महाजनपद है मल्ल। मल्ल की राजधानी कहाँ थी, कुशावती या कुशीनगर।
कुशावती या कुशीनगर ये कहाँ की राजधानी थी? मल्ल की राजधानी थी। तो दो ऐसे महाजनपद थे, वज्र और मल्ल। वज्र और मल्ल दो ऐसे क्या थे? गणतंत्र थे। ठीक है ना, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। वज्र और मल्ल जो थे वे क्या थे? गणतंत्र थे। आगे देखते हैं, तीसरा महाजनपद था। अब बाकी के जो है वो राजतंत्र होंगे 14। अंग जो था, अंग महाजनपद था। यहाँ की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, है ना, यहाँ की राजधानी चंपा थी। चौथा महाजनपद है मगध। मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज, है ना। ये जो महाजनपद है उसकी राजधानियाँ हैं, तो इससे भी कंपटीशन में प्रश्न आता है कि किस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, पूछता है। जैसे पूछ देता है कि 16 महाजनपद में अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा, इस तरह से। या यूँ उल्टा करके प्रश्न पूछे कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग की। ठीक है ना, तो अंग की राजधानी चंपा। मगध की जो है गिरिब्रज। काशी की राजधानी, जिसे आप वाराणसी कहते, काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, यानी कि वरुणा और असी के संगम पे बसा है, तो इसीलिए वाराणसी नाम दिया गया। वरुणा धन असी, ये वाराणसी का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ये काशी जो थी वाराणसी इसकी राजधानी थी। कौशल, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और अयोध्या जो आपका अवध है, जिसे फैजाबाद कहते हैं, तो अवध के नाम से जाना जाता था। तो ये क्या था? कौशल था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या थी। ठीक है ना, तो छठवां हो गया। सातवां महाजनपद जो था वो चेदी था। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, है ना, चेदी शक्तिमती। वत्स कहाँ था? वत्स यानी कि इसकी राजधानी कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के बगल में पड़ता है। तो वत्स जो था, हाँ, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु क्या था? इंद्रप्रस्थ, यानी इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु जो है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मतलब कि दिल्ली, है ना। ये इंद्रप्रस्थ जो था दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना, तो कुरु जो था वो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। पंचाल इसकी राजधानी, हाँ, पंचाल की दो राजधानियाँ थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य, है ना। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य। हाँ, 11वां महाजनपद है मत्स्य महाजनपद था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, है ना, सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी। अस्मक महाजनपद था, इसकी राजधानी पोटन या पोटली, है ना। अस्मक यानी कि अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन या पोटली। 14वां कौन था? 14वां महाजनपद था अवंती। अवंती की भी दो राजधानी रही है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, है ना। जैसे देखिए, इसमें भी बहुत बारीकी से जानने की ज़रूरत है। बराबर ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। दो महाजनपद ऐसे रहे हैं, एक पांचाल एक अवंती, जिसकी दो दो राजधानियाँ रही हैं। ठीक ना, एक पांचाल एक अवंती जिसकी दो दो राजधानियाँ रही हैं, इसको जानना जरूरी है। कभी कभी बहुत बारीकी से दक्षिणी अवंती की राजधानी पूछ देता है, तो महिष्मती थी। ठीक है ना, और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है ना। 15वां गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो तक्षशिला ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, पाकिस्तान में उस समय पड़ता था। तो गंधार ये ऐसा एकमात्र है जो भारत से बाहर, यानी कि पाकिस्तान के एरिया में था, तक्षशिला। तो गांधार जो था ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी। हाँ, कंबोज अंतिम है, अंतिम यानी कि ये अंतिम महाजनपद है 16वां। कंबोज इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक थी। तो इस तरह से 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, और 16 महाजनपदों की इस तरह की राजधानियाँ दी गई हैं। और इससे बराबर एक प्रश्न जो है ये आपके वनडे कंपटीशन में आता रहता है। ठीक है ना। तो हमने बताया कि क्वेश्चन की प्रकृति किस प्रकार से रही है। मुझे विश्वास है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।